How free is the press? Line by line explanation in Hindi Part 4, Bihar Board Class 12 English. हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। आज का हमारा वीडियो है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। डॉर्थी एल सेयर्स का जो चैप्टर है क्लास 12th का, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है, यानी कि लास्ट पार्ट। 1 2 3 तीनों पार्ट मैंने डाल दिए हैं और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा देर किए। लिखती हैं कि द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन आर यू विल से ऑफ वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंस। बात कर रही थी कि कैसे प्रेस खबरों को बना देता है तोड़ मरोड़ के, और कैसे उन्हें तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करता है। तो वही कह रही है कि जो एग्जाम्पल मैंने अब तक आपको दिए, बहुत से एग्जाम्पल इन्होंने दिए थे, करीब 7, तो उनके बारे में आप कह सकते हैं कि अरे इनका तो ज़्यादा महत्व नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ट्रू, दैट इज़ व्हाट मेक्स देम सो सिम्टोमेटिक एंड सो डिस्क्वाइटिंग। लिखती हैं कि बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि वो छोटे उदाहरण हैं, इसी वजह से तो वो इतने ज़्यादा बीमारी दिखाने वाले और इतनी ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाले हैं। क्यों? they do not show any direct wresting of the truth towards a propagandist, and against such attempts the reader may with a little mental effort efficiently arm himself। क्योंकि वो ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं कि वो दिखा ही नहीं पाती हैं कि हम लोग सच को तोड़ मरोड़ के अपना एक प्रोपगेंडा चला रहे हैं। प्रोपगेंडा होता है कोई अपने एक अलग एजेंडा को अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए किसी तरीके का माहौल बनाना। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता ही नहीं लगता कि बड़ी बीमारी आ रही है। यही वजह है, वो बता रही हैं कि इसी वजह से वो और ख़तरनाक हो जाती है। आप लोग जान ही नहीं पाएंगे, जो रीडर्स हैं वो जान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ न्यूज़पेपर कुछ गेम खेल रहे हैं, और इसीलिए आप खुद को हथियार बंद नहीं कर पाते, आप खुद को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं खतरा है। आगे लिखते हैं कि व्हाट दे डू क्लियरली शो इज एन ऑल परवेडिंग carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most trifling item of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust। ये जो कर रहे हैं अखबार वाले, न्यूज़ वाले, इससे क्या होता है? वो साफ साफ दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई को लेके ये सब लोग लापरवाह हैं। ऑल परवेडिंग मतलब सब लोग भागने की कोशिश में है सच्चाई से, और ये जो सच्चाई से भागने की इनकी कोशिश है ये हर कॉलम में दिखती है। कॉलम यानी कि जो भी चीज़ें छपी होती हैं अखबार में, उन सभी में दिखती है। पेनिट्रेटिंग मतलब घुसी हुई दिखती है उन सब में। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्राइफलिंग आइटम ऑफ न्यूज़, ट्राइफलिंग मतलब छोटी छोटी, जो बिल्कुल छोटी छोटी खबरों की चीज़ें हैं उनमें भी क्रीपिंग यानी सरक के बैठी होती है। ये उनकी आदत, कौन सी आदत? सच्चाई से भागने वाली, जिस आदत की वजह से स्मजिंग एंड ब्लरिंग द बाउंड्री लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी, तथ्यों और कल्पना के बीच की जो रेखा है वो धुंधली पड़ जाती है, जिससे कि एक माहौल ही बन जाता है शंका और अविश्वास का। यानी जिन लोगों को पता है कि इस खबर में कुछ गड़बड़ है, एक खबर दो खबर उन्होंने पढ़ी कि इस खबर को इस अखबार वाले ने गलत तरीके से छापा, उसके बाद वो कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। He that is unfaithful in little is unfaithful also in much. If a common court case cannot be correctly reported, how are we to believe the reports of world events? जो थोड़ी चीज़ों में विश्वासघात करता है, छोटी चीज़ों में, वो बड़ी चीज़ों में भी जरूर विश्वासघात करेगा। अगर एक सामान्य सा कोर्ट केस भी ढंग से कोई अखबार वाला नहीं रिपोर्ट कर रहा है, उसमें भी अपने मन से कुछ मिला दे रहा है, तो हम ये कैसे मान लें कि वो अखबार बड़ी बड़ी खबरों की सच्ची रिपोर्टिंग करता होगा? If an interviewer misinterprets the novelist whom we have all seen, what does he do with the foreign statesman whom we have never seen? सोचिए जरा कि अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला एक उपन्यासकार की बातों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखता है, उस उपन्यासकार को जिसको आपने हमेशा देखा हुआ है, जिसको आप जानते हैं, तो फिर वो किसी ऐसे विदेशी राजनीतिज्ञ की बातों के साथ क्या करता होगा जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। If the papers can be convicted of false emphasis, garbling inaccuracy, reversal of the fact, random invention, miracle mongering, and flat suppression in cases where such distortions are of advantage to nobody,
What are we to suppose about those cases in which vested interests are closely concerned? अब जरा सोचिए कि जिन खबरों से किसी का कोई फायदा नुकसान नहीं होता है उनमें भी अखबार वाले फॉल्स एम्फेसिस यानी झूठ मूठ का जोर देने के लिए किसी शब्द को पकड़ लेते हैं, गाबलिंग एक शब्द का गलत अर्थ निकालते हैं, इनएक्यूरेसी पूरी खबर को ही गलत तरीके से छाप देते हैं, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट तथ्य को पूरी तरीके से पलट देते हैं, रैंडम इन्वेंशन अपने मन से कुछ आविष्कार करके उसमें डाल देते हैं, मिरेकल मॉन्गरिंग ऐसी बातें लिखते हैं जो बिल्कुल अविश्वसनीय है, एंड फ्लैट सप्रेशन और किसी चीज़ को बिल्कुल दबा देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं। अगर ये सब वो ऐसे केसेस में कर सकते हैं, ऐसी खबरों में जिससे किसी का भला बुरा नहीं होने वाला, तो सोचिए जरा किसी ऐसी खबर के बारे में जो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, उसमें ये लोग कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे वैसे केस में जहां किसी खबर में कुछ गलत चीज़ें डालने से और कुछ सही चीज़ें हटाने से किसी बड़े इंसान का फ़ायदा होता हो। ये कहना चाहती हैं कि जो यूज़लेस न्यूज़ है, बिल्कुल जो बेकार सी न्यूज़ है, उसमें जब ये लोग गड़बड़ करते हैं तो कि कोई ऐसी न्यूज़ जिससे किसी का बहुत फ़ायदा होने वाला हो, किसी अमीर इंसान का, उसमें ये लोग क्या करते होंगे? And above all, what are we to make of the assumptions on which all this is based? That the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous even to resent it. लिख रही हैं कि और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम उनकी इस मान्यता का क्या करें जो वो हमारे बारे में सोचते हैं, जो अखबार वाले पाठकों के बारे में सोचते हैं, उसका क्या सोचते हैं वो पाठकों के बारे में, कि हमारे पाठक इतने मूर्ख हैं कि सच्ची खबर और झूठी खबर को वो निकाल ही नहीं सकते, उनमें अंतर पता कर ही नहीं सकते, और इतने फ्रिवलस हैं, मजाकिया कहा जाता है फ्रिवलस को या चंचल, तो इतने मजाकिया हैं कि झूठ पता भी मतलब इतने ज़्यादा वो मस्ती पसंद करने वाले लोग हैं कि झूठी खबर पता भी चल जाए तो भी मज़े लेंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे कि ये क्यों झूठी खबर है, बल्कि मज़े लेके उसको और पढ़ेंगे चटखारे लेके। अब आगे लिख रही हैं कि डिसेंट जर्नलिस्ट्स डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कुछ ऐसे पत्रकार अभी हैं जो डिसेंट हैं, सभ्य हैं, उनको वर्तमान स्थिति जो है वो पसंद नहीं है अखबार की। नॉट डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, ना ही ऐसे संपादक भी हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं, उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। यानी अभी भी कुछ जर्नलिस्ट्स हैं, कुछ एडिटर्स हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, but the number of editors and journalists who can maintain a high standard of duty, balance and reputation in the face of pressure grows less day by day. लेकिन वैसे जो संपादक हैं और वैसे जो पत्रकार हैं जो ड्यूटी यानी कर्तव्य, बैलेंस यानी संतुलन और रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा के उच्च स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, वैसे पत्रकारों और वैसे संपादकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यहाँ पे उन्होंने उन एडिटर महोदय का जिक्र किया जिन्होंने फ्लीट स्ट्रीट से इनको पोस्ट कार्ड भेजा था, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था। तो उन्होंने बेसिकली माफ़ी मांगी थी कि हमने आपके बारे में कुछ गलत छाप दिया उसके लिए, लेकिन वैसे लोगों की संख्या अब दिनों दिन कम होती जा रही है। It is difficult for any paper that presents its news soberly to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. ऐसे जो पत्रकार हैं जो ईमानदार हैं, ऐसे संपादक जो ईमानदारी से खबर दिखाना चाहते हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। लिख रही है कि कोई भी अखबार जो अपने समाचारों को ढंग से पेश करता है, संयम के साथ, सोबरली, उसके लिए अपने सर्कुलेशन को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अखबार बनी हुई खबरें नहीं छापेगा तो जिनको अपनी खबर छपवानी है बनवा के, वो लोग उससे कन्नी काटेंगे, उसको कभी पैसे नहीं देंगे, और सिर्फ सर्कुलेशन से पैसा लाना मुश्किल है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ऐसे अखबार के लिए मुश्किल हो जाता है, सच्ची खबरें दिखाने वाले अखबार के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। शायद यही सच्चाई है। Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. शायद यही सच्चाई है कि हर देश को वैसी ही प्रेस मिलती है जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो लायक हैं। But supposing the reader does care about accuracy, does he resent contempt for his intelligence? Does he want the truth, what is said and done? What steps is he to take? लिखती हैं, लेकिन मान लीजिए
किसी पाठक को इस बात की परवाह है कि मुझे सटीक चीज़ें पढ़ने को मिले, सटीक खबरें जो एक्यूरेट हो, तो क्या वो घृणा करेगा इस बात से कि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि का अपमान किया जा रहा है उसको गलत खबरें पढ़ा के? क्या वो चाहेगा कि जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें सच हो? अगर ये वो चाहेगा तो वो कौन से कदम उठा सकता है? How is he to get at the facts which are withheld or smothered under these mountains of distortion and absurdity? लिखती है कि वो उन तथ्यों तक कैसे पहुंचेगा जिनको रोक लिया जाता है, छुपा दिया जाता है, या इस डिस्टॉर्शन विकृति और ऑब्सर्डिटी बेतुकेपन के बोझ के नीचे, पहाड़ के नीचे दबा दिया जाता है। स्मॉदर्ड का मतलब वैसे किसी चीज़ को ढक देना भी होता है, किसी चीज़ को लीप देना भी होता है। तो कैसे, मान लीजिए कह रहे हैं किसी पाठक को सच्चाई की परवाह है, उसे पता है कि ये खबर झूठी है, तो वो कैसे पहुंचेगा सच की तह तक? हाउ इज़ ही टू मेक हिज वेल फेल्ट? वो कैसे बता पाएगा अपनी इच्छा को, कैसे महसूस करा पाएगा अखबारों को कि मेरी इच्छा है कि सब कुछ मुझे सच मिले? इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स और ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर? वो क्या करे? क्या वो गुस्से से भरी चिट्ठियाँ लिखे अखबार को, या एक अखबार को खरीदना छोड़ के अपना पैसा दूसरे अखबार पे बर्बाद करना शुरू कर दे? क्या गारंटी होगी कि दूसरा अखबार अच्छा होगा? वेल एनीबॉडी केयर इफ़ इट डज? और अगर वो कैसा भी करता भी है तो क्या किसी को इस बात की परवाह होगी? मान लीजिए एक इंसान ने फलाना अखबार को छोड़ के कोई दूसरा अखबार खरीदना शुरू किया, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर एक इंसान चिट्ठियाँ लिख भी रहा है गुस्से से भरी? तो दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट्स इन सफिशिएंट नंबर्स। हाँ, लेकिन लोगों को परवाह होगी जब पाठक एक संख्या में विरोध करेंगे। यानी एक इंसान के विरोध करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत से पाठक एक साथ विरोध करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों को चेतना पड़ेगा। बट हिज पेनी इज अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कॉम्बाइंस। लेकिन उसका ये जो एक पैसा है जिससे वो अखबार खरीद रहा है, कहीं ना कहीं ये छोटा हथियार है उन लोगों के खिलाफ, वो जो गठबंधन करके लोग अखबारों को चला रहे हैं अपने हित को साधने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं ये एक हथियार बन के उभर के आता है। His helplessness is a measure of the freedom which the press enjoys, but is the reader free? उसकी ये जो मजबूरी है वो कहीं ना कहीं पैमाना है उस आज़ादी का जो प्रेस को मिली हुई है। यानी कि समझिए पाठक कितना मजबूर है, इसी से पता चल जा रहा है आपको कि प्रेस कितना आज़ाद है। बट इज़ द रीडर फ्री? लेकिन क्या पाठक आज़ाद है? आगे लिखती हैं कि द कॉमन मैन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट. He has a parliamentary representative whom he can badger and heckle and whose tenure of office rests upon his consent. लिखती है कि संसद में आम आदमी का भी एक वोट है, वो वोट देता है तब कोई संसद में जाता है। उसका अपना एक संसदीय प्रतिनिधि है जिसको उसने वोट किया है, वो उसे परेशान कर सकता है। बैजर मतलब सवाल पूछ के परेशान करना, हैकल मतलब वो लोग आवाज़ लगाते हैं ना वू करके, तो वैसा ही कुछ होता है। या किसी को डांटते हैं जोर से चिल्ला के, उसके सेंस में होता है। अक्सर कोई परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पे तो लोग उसको हैकल करते हैं पीछे से। तो वही कह रहा है, ये लिख रही है सॉरी, कि वो चाहे तो अपने संसदीय प्रतिनिधि को परेशान कर सकता है सवाल पूछ के, एंड हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस रेस्ट्स अपॉन हिज कंसेंट, क्योंकि वो जो संसदीय प्रतिनिधि हैं वो कब तक रहेंगे अपने ऑफिस में, यानी कि कब तक उनको सत्ता मिलेगी, या कहीं ना कहीं पाठक की इच्छा पर निर्भर करता है, वोटर की। हम लोग वोट नहीं देंगे उनको अगली बार, वो नहीं जीतेंगे। If he likes to use of the machinery of a democracy, he can have questions asked in the House. In the last resort, he can destroy one government and make another. लिखती हैं कि अगर वो इस तंत्र का, इस प्रजातंत्र का जो तंत्र है, ये जो मशीनरी है प्रजातंत्र की, उसका सही इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपने प्रतिनिधियों के जरिए सदन में सवाल पूछवा सकते हैं। आप अपने प्रतिनिधि से कोई सवाल कीजिए कि सर इस अखबार में ऐसा क्यों हो रहा है लगातार, वो जाके संसद में आपके सवाल को रखेंगे
और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अंतिम रिजॉर्ट कहा जाता है वैसे अंतिम आश्रय को, लेकिन अंतिम आशा, अंतिम उम्मीद, अंतिम कदम के तौर पे, आखिरी कदम के तौर पे, आखिरी रास्ते के तौर पे वो एक सरकार को ख़त्म करके दूसरी सरकार को चुन सकता है। यानी कि एक सरकार पे आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप दूसरी सरकार को ला सकते हैं। बट देयर इज़ नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन। लेकिन किसी भी तरीके से वो उन तंत्रों को नहीं बदल सकता है, उनको नियंत्रण में नहीं कर सकता है जो लोगों की ओपिनियन को बनाते हैं, लोगों की राय को बनाते हैं। यानी वो चाह कर भी सीधे अखबारों को नहीं नियंत्रित कर सकता है, न्यूज़ चैनल्स को नहीं नियंत्रित कर सकता है। अब ये जब इन्होंने लिखी थी तब ये सच थी, लेकिन आज क्या हो गया है, सोशल मीडिया के दौर में खबरें दबाने की कितनी भी कोशिश होती हैं तो वो सोशल मीडिया पे आ ही जाती हैं। हालांकि कई बार सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो सच तक पहुंच सकते हैं। आगे लिख रही हैं कि वो नहीं बदल सकता, नहीं कंट्रोल कर सकता इन लोगों को जो विचारों को बदलते हैं, यानी कि प्रेस को। फॉर दैट हिज सोल रिसोर्स इज अ पेनी अ डे एंड हिज नेटिव विट एंड विल। क्योंकि उसके लिए उसके पास एक ही साधन है, रोज रोज का वो रुपया जो वो खर्च करता है अखबार पे, और उसका खुद का दिमाग। उसका दिमाग काम करेगा, उसका पैसा काम करेगा कि चलो ये अखबार ख़राब है तो मैं कोई अच्छा अखबार खरीदूँ। उसका दिमाग, उसकी बुद्धि काम करेगी खबर से सच्चाई और बुराई को छांटने में, सच्चाई और झूठ को छांटने में। In time of crisis, the newspapers are first with the cry, let the people know the facts. जब देश में कोई संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले अखबार ही चिल्लाते हैं कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। But perhaps fact is a deity invoked by the people only in the last emergency when the easy gods of peace have failed them. लेकिन शायद जो सच है, जो तथ्य है, वो देवता है जिनका आवाहन लोग तब करते हैं जब अंत में बिल्कुल आपातकाल पड़ जाता है और शांति के देवता विफल हो जाते हैं। यानी कि लोग तब तक सच नहीं जानना चाहते हैं जब तक कि मुसीबत उनके सर पे नहीं आ खड़ी होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे तो चैप्टर अच्छा लगा था ये, बट शायद आप लोगों के मिजाज से थोड़ा अलग था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. How free is the press? Line by line explanation in Hindi Part 4, Bihar Board Class 12 English. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।